ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है और मैं सीधे आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से हिंदू परिवारों के घर तोड़े जा रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, धार्मिक कट्टरपंथ की ये सबसे बड़ी मिसाल और भारत के ठीक बगल में, बहुत दूर नहीं है बांग्लादेश, ढाका और कोलकाता। निशांत, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अभी अगर आप देखें पूरा सिनारियो, अगर आप उस रीजन में टर्की को देख रहे हो जहां पर आपको याद है कि ऑस्ट्रिया में जो चीजें हुई उसका सीधा इंटेलिजेंस ने बताया कि टर्की से, और अभी भारत के आसपास इन देशों में जहां पे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, या फिर आप मान के चलिए नेपाल, कई जगहों पर इस तरीके की चीजों के इनपुट मिल रहे हैं और आप मान के चलिए इन चीजों का सीधा लिंक पाकिस्तान से निकलेगा निशांत, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान इस समय उसी ट्रैक पर है जिसको रेडिकलाइजेशन या फिर टेररिज्म में सबसे ज्यादा दुनिया परेशान है। सुमित, मैं अपनी टीम को बोलूंगा, राहुल जो मेरे पैनल पे इस वक्त मौजूद है मेरे साथ पीसीआर में, राहुल फ्रांस के शॉट्स निकालिए, मैं दोनों शॉट्स को साथ दिखाऊंगा स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले बहुत क्विक रिएक्शन। मुझे बगैर इंट्रोड्यूस करे मैं माफी चाह रहा हूं, मैं सीधे चल रहा हूं हमारे खास मेहमानों के पास। मेरे साथ जनरल सिन्हा, सीधे सिर्फ जनरल सिन्हा को दिखाएं। जनरल सिन्हा, वेरी क्विकली सर, स्वागत है आपका। लेकिन सर, यूरोप में हो रहा था, बांग्लादेश में हो रहा है और भारत में हमें पता है क्या क्या वो कर रहे हैं। ये कभी भी ये भारत में भी हो सकता है। निशांत, बहुत सही फरमा रहे हैं आप। देखिए, ये बम कभी भी भारत के आसपास तो फट ही गया है, कभी भी भारत में फट सकता है। ऐसा नहीं, मुंबई में बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी, इमरान मैक्रोन के नक्शे के, उनके चित्र के ऊपर में लोग पैदल चल रहे थे, उसको हटा दिया गया। हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, मगर ये पूरे कहीं भी भारतवर्ष में फट सकता है। इसको बहुत स्ट्रांगली आपको इसको रोकना पड़ेगा और इसकी मैसेज कहीं पर भी आती है, जरा भी होता है तो इमीडिएट आप इसको नहीं टाल सकते। ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है और देखिए ये बढ़ चुका है। सर मेरे सहयोगी तो सुमित, कल नहीं तो परसों, सर मेरे सहयोगी सुमित आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, बल्कि कुछ दिन पहले उन्होंने खबर ब्रेक की थी। फ्रेम ऐसे ही रखेगा कि किस तरीके से टर्की भारत में पैसा डाल रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान के साथ मिलकर पैसा डाल रहा है, और अभी इस पर इंटेलिजेंस कितना अलर्ट है भारत को लेकर सुमित अपडेट देने वाले। लेकिन एक बार फिर से 4:02 इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर बगल के पड़ोसी देश की है। ये घर देखें आप ध्यान से, ब्रेकिंग और विजुअल फ्लैश करें। बांग्लादेश में राजधानी ढाका के पास हिंदू परिवारों पर हमला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। फ्रांस के समर्थन में फेसबुक पोस्ट का आरोप, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर पर जलाए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। हिंदू टीचर ने की थी मैक्रों की तारीफ। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का घर तोड़ा। बांग्लादेश के कोमिला जिले की यह तस्वीर, हैरान करने वाली तस्वीर, किसी भी इंसान को यह विचलित कर सकती है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टर्की और पाकिस्तान भारत में धार्मिक इन्माद फैलाने के लिए, अलग अलग रिलीजियस सेमिनार्स में रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए बाकायदा पैसा दे रहे हैं। सुमित, ओवर टू यू, वेरी क्विकली अपडेट करें। देखिए बिल्कुल निशांत, मैं बता रहा था आपको कि टर्की का जो पूरा ये चेन ऑफ मनी है ये पाकिस्तान से होकर ही आ रहा है, और पाकिस्तान में लगातार इसका जो पुश किया जा रहा है टर्की की तरफ से पैसों का, वो इसलिए ताकि वो कश्मीर में और कश्मीर के साथ साथ दूसरे इलाकों के अंदर इन चीजों को फैला सके। टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन दो मेन एजेंडा है दोनों देशों का, पाकिस्तान का भी और टर्की का भी। और अभी भी पीछे भी ये बात आई थी कि कैसे कश्मीर के एनजीओज को, वहां के प्रेशर ग्रुप्स को या दूसरे लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पैसा देकर, और ये सारे रिकॉर्ड जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज रिकॉर्ड कर रही है कि कितने लोग टर्की गए या फिर कितना पैसा टर्की की तरफ से आ रहा है। एक बार अपने दर्शकों को विजुअल दिखा दे एक बार। सुमित, भारतीय इंटेलिजेंस कितना अलर्ट है। एक पाकिस्तान की तस्वीर, एक बांग्लादेश की तस्वीर, माफी चाहूंगा, एक फ्रांस की तस्वीर, एक बांग्लादेश की तस्वीर। दिखाएं जरा राहुल यहां पर क्विकली। और यकीन मानिए, मैं नहीं चाहता हूं इस फ्रेम में बहुत जल्द भारत की तस्वीर आए। इसके लिए भारतीय इंटेलिजेंस क्या कर रही है यह जानने के लिए मैं सुमित के पास जाऊंगा। ये दो तस्वीरें देखें, एक बांग्लादेश और दूसरा फ्रांस। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि बताती हैं कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करने के पीछे कैसे दो विलन, एक एर्दोगन दूसरा इमरान, मिलकर पूरी दुनिया में उन्माद फैला रहे हैं। सुमित, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज कितना अलर्ट पर हैं? देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी अलर्ट है, उनको ये अलर्ट बहुत लंबे समय से मिल रहा था कि कैसे टर्की पाकिस्तान से मिलकर कोई बड़ा कोशिश करता। पहला उनका फैक्टर था कश्मीर के अंदर अशांति फैलाना, या वहां पर स्कॉलर्स को या फिर आप कह सकते हैं कि एनजीओज को प्रेशर
प्रेशर ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करना पैसा देकर या दूसरी चीज़ों से, और अब उनका यही इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए और टर्की को अपना एजेंडा सेट करना है, क्योंकि टर्की को 4:05 हो चुके हैं। मैं 4 का चक्रव्यूह आपको दिखाने जा रहा हूं फुल एंड फाइनल में। आइए जरा मेरे साथ अपने दर्शकों को एक बार जरा ध्यान से देखें। और यह अजीब सा इत्तेफाक है, हमने अपना शो प्लान किया था लेकिन यह खबर ने हमारे दावे को मजबूत कर दिया है। यकीन मानिए, आप इस खबर को अब देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखें, प्ले करें यहां पर। फ्रांस में हमले और उपद्रव के पीछे एर्दोगन और इमरान की बहुत बड़ी साजिश है। यकीन मानिए, यूरोप में इस्लाम के नाम पर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, यूरोप में इस्लाम के नाम पर, यूरोप के बाद भारत एर्दोगन और इमरान के निशाने पर है। भारत एर्दोगन और इमरान के निशाने पर है यूरोप के बाद, और बांग्लादेश तक ये आ चुके हैं। ये समझ लीजिए आप इस वक्त की बड़ी खबर। एर्दोगन के खिलाफ ग्लोबल अलायंस में भारत का बड़ा रोल है। हमने बात की है ग्रीस से, ट्रंप, मैक्रोन, मोदी, ये अलायंस देखे आप। दूसरी बड़ी खबर, तुर्की के खतरे से निपटने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीस और यूएई को हथियार देना शुरू कर दिया है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, F-35। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और मैं यहां पर आपको लेके जा रहा हूं फ्रांस की, क्योंकि बांग्लादेश की खबर आपने देखी। अब देखें फ्रांस के मोंटपेलियर में भीषण फायरिंग, बड़ी खबर, फ्लैश करें। 10 हमलावरों ने किया अंधाधुंध फायरिंग, सरेआम फायरिंग से पूरे शहर में हड़कंप। फायरिंग के बाद एंटी टेरर फोर्स तैनात, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाका सील कर दिया गया है। फ्रांस में किस तरीके से, ये देखिए आप, सरेआम फायरिंग से पूरे शहर में हड़कंप है। सुमित, ओवर टू यू। ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है सुमित, ये क्या समझा जाए? ये वहां पर बढ़ती जा रही है चीजें। बिल्कुल, 2015 के बाद निशांत ये सबसे क्रूशियल टाइम है फ्रांस के लिए, और लगातार वहाँ की जो मीटिंग है, आपको याद होगा इंटीरियर मिनिस्टर ने वहाँ कई मीटिंगें की, और जो उनके जो सेल्स हैं या फिर जो क्राइसिस मैनेजमेंट सेल्स हैं उनको लगातार एक्टिव किया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार काम कर रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो आर्म फोर्सेज हैं उनको अलर्ट पे रखा गया। तो पूरी जो आप कह सकते हैं चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, ताकि उनको पता है कि ये चीज़ें बढ़ेंगी, और लगातार वहाँ पर देखा भी जा रहा है। क्योंकि अभी अगर आप देखें कि आपने कल हमने देखा कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ, वो इलाके हैं जहां पर रेजिडेंशियल इलाकों में कभी इस तरीके की चीजें देखी नहीं गई निशान, लेकिन ऐसे इलाकों के अंदर भी सुबह और रात को अटैक्स किए जा रहे हैं। तो ये अलर्टनेस लगातार फ्रांस की तरफ से जारी है। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मैं अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि दोनों ब्रेकिंग, बांग्लादेश की और फ्रांस की दोनों ब्रेकिंग दिखाएं, और मैं अपने खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करता हूं। उससे पहले वेरी क्विकली मेरे साथ एक लेजेंडरी इंसान है, एक ऐसे इंसान जिन्होंने कई वॉर गेम्स डिजाइन किए हैं, पार्ट रहे हैं, और वो है मेरे साथ जनरल सेना, वेलकम सर। एक बहुत सीजन डिप्लोमेट, माइनफील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड a class apart, अशोक सज्जनार सर, फॉर्मर एम्बेसडर, वेलकम सर। मेरे साथ अभी बीजिंग से कुछ दिन पहले लौटे और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ अतुल सर हैं। वेरी गुड आफ्टरनून सर, आपका स्वागत है। मैं दरअसल गुड मॉर्निंग बोलने वाला था मनीष को, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूयॉर्क की सर्दी में, सीधे न्यूयॉर्क डाउनटाउन मैनहट्टन से। वेलकम मनीष, गुड मॉर्निंग। इट्स जस्ट 24 आवर्स एंड यू विल बी वेरी हैप्पी मैन टुमारो, बिग डे फॉर यू। खैर, कसवर मेरे साथ हैं, ड्रेस्ड इन एब्सोल्युटली मार्वेलस टाई। कसवर, स्वागत है आपका इस्लामाबाद से। लेकिन भाई मेरे कट्टरपंथ में पता नहीं है कपड़ों को क्या समझा जाए, इमरान खान तो किसी को भी अरेस्ट करा देते हैं। आपके पास मैं आ रहा हूं, मेरे साथ है सुमित, अभी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाई है अशोक सर के पास। अशोक सर, हमें यह नहीं समझना चाहिए कि फ्रांस में अगर हमले हो रहे हैं तो भारत में कोई टेंशन नहीं है। यह एक विचारधारा है। वो कहते हैं ना कि ओसामा को नहीं मारा आपने, उसकी विचारधारा को मारना था। ये एक विचारधारा है जो बांग्लादेश तक आ चुकी है, एक रीइग्नाइट कर दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश में तो थी ऑलरेडी। एनी टाइम इंडिया कैन बी टारगेट। योर टेक अशोक सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निशांत, ये तो एक आइडियोलॉजी है जिसके साथ हमको जो जंग है उसी आइडियोलॉजी के साथ लड़नी पड़ेगी। और देखिए ये जो फ्रांस में हो रहा है या बेल्जियम में हो रहा है, देखिए मैं बेल्जियम में था, ब्रसल्स में, वहां पर तब ऐसे दंगे हुए थे। वहां पर फ्रांस में भी और बेल्जियम में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर कि केवल एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वो बिल्कुल ही जैसे कहा जाता है स्लीपर सेल्स है।
आपको मालूम है जो जब सीरिया में लड़ाई हो रही है तो वहां पर कितने 100 लोग यहां से फ्रांस से गए हैं वहां पर आईसिस की तरफ से लड़ने के लिए। तो इसलिए मेरे विचार से इतना कुछ अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके स्लीपर सेल्स वहां पर बने हुए हैं निशान, और वो उनको कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है अभी मॉन्टपेलियर में कर दिया है, अब ऊपर जाकर भी नॉर्थ फ्रांस में भी वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो मसला है, ये पूरे जो भी डेमोक्रेसीज हैं, जो भी ओपन सोसाइटी है, जो भी लिबरल सोसाइटी है, जैसे भारत है जिसका आपने एग्जाम्पल दिया है, तो उन सबको सचेत होना है, सबको सतर्क होना है, क्योंकि हमारी सोसाइटीज पोरस है। हम सभी के ऊपर विश्वास करते हैं, वहां से कहीं से बाहर से पैसा आ जाता है, उनको क्या पढ़ाया जाता है कहां पर, हम इतना उसके ऊपर ज्यादा नजर नहीं रखते हैं। परंतु अब समय आ गया है जो उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, कैसे पैसा आता है, कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर वो जाता है, उसका सबको हमको खबर रखनी पड़ेगी। अदरवाइज हमको भी ऐसा ही मौके देखने पड़ेंगे, जैसे कि आपने फ्रांस में देखा है, जैसे आप जर्मनी में देखेंगे, जैसे आप बेल्जियम में देखेंगे। मेरे ख्याल से सभी जो फ्री जो भी डेमोक्रेसीज हैं वहां पर उन सब के लिए बहुत खतरा है। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं एक और बड़ी खबर ला रहा हूं। फ्रांस में कट्टरपंथियों का एक और बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। लियोन में पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला। हमले को लेकर गृह मंत्री गेरार्ड की आपात बैठक। फ्रांस में 14,000 जवान तैनात हैं, अलर्ट पर सेना है। वहां पर एब्सोल्यूट लॉकडाउन में करीब एक्स्ट्रा फोर्सेस को डिप्लॉय करने के बाद यह हाल हो रहा है, यह चिंता का विषय है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय। हमारे सामने जो खबर आ रही है, मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। ये देखिए तस्वीर, आप फ्रांस में बार बार हमले हो रहे हैं। जरा आइए मेरे साथ वेरी क्विकली, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, इसको देखें, समझे। एर्दोगन की यूरोप में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ये एर्दोगन की बड़ी साजिश है। मैं चाहूंगा पीछे जरा चेंज करें वॉल को। एर्दोगन की ये बड़ी साजिश है। फ्रांस में हो रहे हमलों के पीछे तुर्की का बड़ा हाथ है। फ्रांस में जो हमले हो रहे हैं उसमें तुर्की का बड़ा हाथ है। फ्रांस से अपनी दुश्मनी के चलते तुर्की ने फ्रांस में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की आग भड़काई है। एर्दोगन भूमध्य सागर में गैस और तेल से भरे क्षेत्र में तुर्की का कब्जा चाहते हैं। भूमध्य सागर में अक्सर तुर्की के तेल खोजी जहाज भूमध्य सागर में ग्रीस और साइप्रस की सीमा में घुस जाते हैं। भूमध्य सागर में तुर्की से निपटने के लिए फ्रांसीसी सेना की काफी समय से तैनाती है। यह है पॉइंट एर्दोगन को। वो चिढ़ते हैं क्योंकि फ्रांस की तैनाती है ग्रीस के समर्थन में, साइप्रस के समर्थन में, तो एर्दोगन ने इस्लाम को बहाना बनाकर इनको टारगेट किया है। लेकिन यूएई इनके साथ नहीं है, तो फिर क्या यह कहा जाए इस्लाम डिवाइडेड है? तुर्की ने ग्रीस, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस और यूएई के गठबंधन को अलायंस ऑफ ईवल बताया है। अलायंस ऑफ ईवल बताया है। यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं सीधे चलूंगा अतुल सर के पास। अतुल सर, वेरी क्विक टेक आपका। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं अभी के जो हालात हैं, फ्रांस का निशाना था, फ्रांस के ऊपर निशाना था टर्की का, क्योंकि उसको चाहिए था तेल। यही हमने देखा अजरबैजान में और यही हम देख रहे हैं फ्रांस में। ऑयल पॉलिटिक्स, लेकिन उसको इस्लाम और वर्सेस क्रिश्चियनिटी का कलर कर दिया। ऑयल पॉलिटिक्स तो है ही है निशांत, लेकिन उसके साथ साथ एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रही है, और जिसका जो एक फाउंटेन हेड है वो टर्की है। और हम देख रहे हैं कि जैसे सीरिया में सिचुएशन बदली थी, उसके अंदर भी जो टेरर ग्रुप्स गए, उसके अंदर एर्दोगान और टर्की का हाथ था। इनका एक जगह है अडाना, जो एक कमांड सेंटर था जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती थी ये रेडिकल्स की सीरिया के अंदर। नहीं, अतुल सर, मैं आपको थोड़ी सी चीज कहूंगा। अतुल सर, मुझे एक चीज समझाइए हमारे सभी दर्शकों को। अतुल सर, देखिए मिड ईस्ट में अगर बात की जाए, भूमध्य सागर में ये ग्रीस और साइप्रस के ऑयल पर नजर है। अजरबैजान में टर्की की पूरी तरीके से नजर है ऑयल्स के ऊपर। दोनों जगह उसने इस्लाम का बहाना बना के चीजों को बहुत ज्यादा, वहां पर स्ट्रेट अवे आ गया है युद्ध में, और यहां पर अंदर से गृह युद्ध छिड़वाने की कोशिश कर रहा है। बहाना इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी है, लेकिन इसमें पूरा खेल ऑयल का नहीं दिखाई देता आपको? सिर्फ ऑयल नहीं है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो टर्की का रोल है वो ट्रांजिट स्टेट का है। जो ऑयल पाइपलाइंस आएंगी, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है कि यूरोप को अगर तेल जाएगा तो टर्की के थ्रू जाएगा।
तो इसलिए वो एक ऑयल फैक्टर जरूर उसके अंदर आता है कि टर्की कंट्रोल करे ऑयल फ्लोज। लेकिन जो मैंने टर्की को देखा है जब मैं मिडिल ईस्ट में था, वो ये है कि टर्की की एम्बिशन, अर्दोआन की एम्बिशन इज टू रिवाइव ओटोमन एम्पायर, जो बियॉन्ड ऑयल है। तो ऑयल ऑफ कोर्स उसका रिसोर्स है, उससे धन मिलेगा जिससे आप अपने मसल्स को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन रिवाइवल ऑफ ओटोमन एम्पायर जो है वो डीप एजेंडा अर्दोआन का है। अब उसके साथ साथ किसका समर्थन ले रहा है? वो इस्लामिक रेडिकल्स का ले रहा है। अब जो हम देख रहे हैं, जो आपने अभी स्थिति डिस्क्राइब की है, फ्रांस एक बैटल ग्राउंड बन गया है। फ्रांस इज द बेस, इज द टेस्ट बेड फॉर रेडिकलिज्म इन यूरोप। ये हम देख रहे हैं जो हो रहा है, और फ्रांस ही नहीं रहेगा। अब डिपेंड करता है कि फ्रांस के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा है। और इसके ऊपर जो मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर फेज 2 शुरू हो चुका है। फेज 1 हुआ था 9/11 के बाद, अब फेज 2 हो चुका है। और यूरोपियन सोसाइटीज में बहुत सारे जो रेडिकल्स आए हैं वो कट्टरपंथी जो सीरिया में थे और जगहों पे थे, क्योंकि इन्होंने ओपन बॉर्डर पॉलिसी अपनाई है, तो ये घुस गए और तीव्रता से, नॉट ओनली फ्रांस में बट जर्मनी के अंदर भी। ठीक है। तो यूरोप पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है रेडिकल। अंडरस्टूड सर। अब मैं एक खबर आपके सामने, आपने वॉर ऑन टेरर की बात की है, अतुल सर, आपने वॉर ऑन टेरर की बात की है। मनीष मेरे सहयोगी खबर ब्रेक कर रहे हैं। तुर्की से निपटने के लिए ग्रीस को 20 F-35 देगा अमेरिका। बड़ी खबर, फ्लैश करें इस वक्त। पहले तुर्की को यह विमान देने वाला था अमेरिका। बड़ी खबर, फ्लैश करें। अमेरिका यूएई को भी देगा F-35। बड़ी खबर है ये। तुर्की को जो विमान दिए जाने वाले थे, अब अमेरिका वो ग्रीस को देगा। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। सीधे इसके बगल में F-35 के विजुअल दिखाएं। तुर्की से निपटने के लिए ग्रीस को देंगे 20 F-35। अमेरिका पहले तुर्की को यह विमान देने वाला था अमेरिका, और अमेरिका यूएई को भी देगा F-35 विमान। यूएई को भी तुर्की से निपटने के लिए फ्रांस से रफेल लेगा ग्रीस। यानी ये पूरा अलायंस जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए आप किस तरीके से रफेल भी ले रहा है फ्रांस से, ग्रीस अमेरिका से F-35 भी ले रहा है, और निशाना टर्की है। मनीष झा अमेरिका से लाइव। मनीष, अमेरिका इलेक्शन में बिजी है, लेकिन दुनिया के लिए उसके पास अभी भी बहुत वक्त है। देखिए निशांत, सबसे पहले तो ट्रंप के शहर न्यूयॉर्क से आपको और भारतवर्ष के सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले 24 घंटे में ये पता चलेगा कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का रिमोट किस व्यक्ति के पास होगा। लेकिन आपने सही कहा, दरअसल टर्की ने पिछले कुछ महीनों में अमेरिका को बेहद हैरान करके रखा है, और अब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को लेकर और उस आसपास के इलाके को लेकर अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। और उसी अप्रोच के तहत अब वो यूएई को F-35 विमान दे रहा है, और इसके लिए उसने इजराइल को भी मनाया जो पहले तैयार नहीं हो रहा था। वहीं ग्रीस को भी ये विमान दे रहा है। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि कम से कम जो टर्की की दादागिरी, देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए मनीष, मैं आपकी बात ऐड करूंगा। माइक पॉम्पियो एक टूर पर लिख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका में इलेक्शन फीवर है, दूसरी तरफ माइक पॉम्पियो पूरी दुनिया में एक टूर पर निकले, और उन्होंने अपने टूर कैंसिल नहीं किए प्रेसिडेंट ट्रंप के पॉजिटिव होने के बाद भी। और उसी टूर का एक पार्ट था जब उन्होंने ग्रीस में ये फाइनल किया कि हम F-35 टर्की को नहीं, अब आपको देंगे। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही अमेरिका है। देखिए, अमेरिका का चुनाव हो या अमेरिका में कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका के अपने काम नहीं थमते हैं। और जब मैं यहाँ जो बाइडेन के समर्थकों से बात कर रहा था, तो वो लोग भी यही कह रहे थे कि प्रेसिडेंट चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, ऐसा नहीं है कि टर्की के खिलाफ जो एक्शन है वो कम हो जाएगा। या आज जो फ्रांस को लेकर अमेरिका में भी जो लोगों का गुस्सा है, क्योंकि आप सोचिए कि मैं जिस शहर में हूँ उसने 9/11 को झेला है, और कई साल बाद जाकर प्रेसिडेंट ओबामा ने उसका बदला लिया। तो अमेरिका की ये फितरत है कि अमेरिका अपने हितों को आगे बढ़ाता रहता है अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, और शायद यही इसकी स्ट्रेंथ भी है, जिसका परिचय एक बार फिर 24 घंटे बाद आपको देखने को मिलेगा। आप जो बता रहे हैं, मैं इस बीच एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों को। टर्की से निपटने के लिए यूरोप की नजर भारत पे है। फ्रांस ग्रीस से भारत की बढ़ती नजदीकियां एर्दोगन के लिए चिंता का सबब बन गई हैं। एर्दोगन के दुश्मन देश फ्रांस, ग्रीस, यूएई और अमेरिका के साथ भारत मजबूत संबंध में है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको सीधे लेके चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, वेरी क्विक रिएक्शन। यूरोप अब भारत की तरफ से देख रहा है। अभी अभी ग्रीस के जो डिप्लोमेट हैं उनसे भारत के डिप्लोमेट की बातचीत हुई है।
मैं फॉरेन मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं। फ्रांस से हमारे संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। हर्ष श्रृंगला साहब वहां पर थे। अमेरिका से एक नया हाई है रिलेशनशिप में, और टर्की से ये सारे मुल्क परेशान हैं। दे आर लुकिंग अप टू इंडिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। दे आर ऑल लुकिंग अप टू इंडिया, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में ये हैरत है, जो भारत में दुनिया का करीब दूसरे नंबर का, हमारे पास करीब 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, परंतु यहाँ पर चैन अमन शांति बनी रहती है। किसी प्रकार के, जैसे आपने देखा है फ्रांस में और जो देशों में हो रहे हैं, जैसे हादसे हो रहे हैं, वो भारत में नहीं हो रहे हैं। तो उनको यही उनके सामने प्रश्न उठता है, जो भारत क्या करता है जिससे कि अपने यहाँ अमन चैन शांति बनी रहती है। और इसीलिए सभी जो ये देश हैं, ये भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत से संबंध अच्छे करना चाहते हैं, भारत का अपने साथ करना चाहते हैं। और देखिए मुझे बहुत खुशी की बात है, जो भारत ने अपना जो फ्रांस में जो हुआ, जो राष्ट्रपति मैक्रों का जो स्टैंड था इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध, उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहा। इस्लामिक जिहाद कैसे इस्लाम को आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव आगे करने के लिए, तो उसके बारे में जो उन्होंने कहा, भारत ने अनएम्बिग्युअसली, अनइक्विवोकली, टोटली वो राष्ट्रपति मैक्रों के साथ खड़ा है। तो इसीलिए मेरे विचार से उनको भी ये इससे संतोष मिलता है, उनको भी इससे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जो भारत उनके साथ है। और भारत ने ये वाले जो मुद्दे हैं इनके साथ, इनको देखा है, इनको जूझा है और इनके ऊपर विजय पाई है। तो इसीलिए ये वाले जो देश हैं भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा और तेज बनाना चाहते हैं। सर, अब मैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब मुझे प्लीज 3 मिनट दीजिएगा, और मैं आपके सामने वो खुलासे करने जा रहा हूं जिसमें मैं सुमित के बाद इन्वॉल्व करूंगा कसवर को, और फिर इन्वॉल्व करूंगा मेरे साथ सिन्हा साहब हैं उनको। ये वो खुलासे हैं जो आपको हैरान करने वाले हैं। यकीन मानिए कि भारत को क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है यूरोप के लिहाज से, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि टर्की का अगला प्लान बैटलफील्ड भारत होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं, ये जरा देखें, आप समझें। टर्की का अगला एजेंडा भारत होगा, यह बड़ी खबर है। देखें, यूरोप के बाद तुर्की पाक के निशाने पर भारत। फुल फ्रेम में दिखाएं इसको। यूरोप में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की जंग भड़काने के बाद एर्दोगन, इमरान का अगला एजेंडा भारत में आंतरिक तनाव पैदा करना है। समझें आप इसको। यूरोप में इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की जंग भड़काने के बाद एर्दोगन, इमरान का अगला एजेंडा भारत है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो जरा थोड़ा जूम इन कर पाए राहुल तो और अच्छा होगा। तुर्की भारत में, खास तौर पर कश्मीर में कई संगठनों को तनाव पैदा करने के लिए पैसे दे रहा है। तुर्की, ये आपको सुमित ने खबर ब्रेक की जो मेरे यहां पर बैठे हुए हैं अभी। एर्दोगन की सरकार भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए कई जगह रिलीजियस सेमिनार्स की फंडिंग करवा रही है। और इतना ही नहीं, वो टू एंड फ्रो टिकट देते हैं कि आप टर्की आइए, हम आपको रेडिकलाइज करेंगे। और वो एक लालच देते हैं कि हम टर्की भी घुमाएंगे आपको, मतलब एक टूरिज्म का बहाना और उसमें रेडिकलाइजेशन कराना। याद है आपको ये बात किसका मैं जिक्र कर रहा हूं? खैर, अब तो चर्चा करना ही है क्योंकि उसमें मामला ठंडा पड़ चुका है। अगर आपको तबलीगी जमात याद हो कुछ, वो किस तरीके से करते थे चीजों को। टर्की यहां तक इन्वॉल्व है, जो जानकारी है सिक्योरिटी एजेंसी की, उसके मुताबिक पाकिस्तान और टर्की मिलकर जाकिर नायक, सैयद अली शाह गिलानी को फंडिंग कर रहे थे। जाकिर नायक और सैयद अली शाह गिलानी की फंडिंग ये दोनों कर रहे थे। पाकिस्तान की आईएसआई के लिए अब टर्की नया दुबई बन गया है। यह बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने कर रहा हूं। सुमित के पास वेरी क्विकली, सुमित, टर्की नया दुबई बन गया है। पाकिस्तान एंड टर्की इन कनावेंस टू स्प्रेड हेट्रेड इन इंडिया। क्या रिएक्शन आ रहा है इंटेलिजेंस एजेंसीज का? बिल्कुल निशांत, देखिए दो पैरेलल चीज़ों के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहला ये, या फिर जांच या फिर इनपुट्स ले रही है। पहला ये कि टर्की आखिरकार कौन कौन से हथियार, इक्विपमेंट पाकिस्तान को दे रहा है। इसमें कई चीज़ें हैं, सर्विलेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, कई ऐसे पोर्टेबल रडार सिस्टम पहली बार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को, नए रूट्स को खोला जाए। दूसरा, कितनी फंडिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है, कौन कौन सी जगहों पर हो रही है, वो दूसरा इंपॉर्टेंट है निशांत, क्योंकि ये
फोकस है प्राइम टर्की का सिर्फ और सिर्फ कश्मीर। वहां के स्कॉलर्स को, वहां के एनजीओज को, वहां के प्रेशर ग्रुप्स को, इन सभी लोगों को लगातार मैसिव स्केल में फंडिंग करने की कोशिश की जा रही है और कई लोगों को दे दी भी गई है। और यही इंटेलिजेंस इनपुट बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए किया जा रहा है टर्की की तरफ से, ताकि पाकिस्तान अपने एजेंडे को फैला सके। और भारत के कई इलाकों के अंदर एक वर्ड निकलने वाला था, वो बन गया है, भारत के खिलाफ टर्किस्तान बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टर्की अपने एजेंडा के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वेरी क्विक रिएक्शन, कसवर इस्लामाबाद से मेरे साथ हैं। कसवर, आई एम सॉरी देर से मैं आपके पास आ रहा हूं, बट आई विल गिव यू इनफ टाइम। कसवर, पाकिस्तान को क्या इस बात का इल्म है कि वो एक ऐसे मुल्क के साथ टाई अप कर रहा है जो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है? इट इज एज बैड एज बीइंग विद सद्दाम खान या सीरिया। क्या पाकिस्तान को या उसकी प्रायोरिटी सिर्फ पैसा है, कहीं से भी मिले? निशांत, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को और हमारी मिलिट्री जो एलीट है यहाँ पर, उनको अच्छी तरह से अंदाजा है कि हम तुर्की के साथ हैं और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि FATF में और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जिस तरह मिडल ईस्ट और खासतौर पर सऊदी अरेबिया ने जिस तरह इनका हाथ झटका, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। मलेशिया का इतना कोई खास रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ है, वो भी आवाज देते रहे। महातिर मोहम्मद भी आपको याद होगा कश्मीर के ऊपर बयान देते रहे, लेकिन इस वक्त सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मत में से सिर्फ मलेशिया है और उसके बाद तुर्की है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का हार झटका, और इसमें एक बड़ा रोल है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, जिस तरह उन्होंने ब्लंडर किया था पाकिस्तान और इसके सऊदी अरब के मामलात में, उनकी एक स्टेटमेंट आपको भी याद होगा, हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ये है कि तुर्की और पाकिस्तान, इमरान खान और अर्दोगान अपने आप को ये समझते हैं कि शायद ये मुस्लिम उम्मत को लीड कर सकते हैं, कश्मीर इनका एजेंडा है। और अगर मैं आखिरी बात करूंगा, पाकिस्तान को पैसा भी चाहिए, पाकिस्तान को डिफेंस सिस्टम भी चाहिए। जिस तरह हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि इनको फर्स्ट टाइम एक ऐसे आर्मानेट्स मिलने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने आगे बढ़ना है। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और तुर्की का हमेशा एक स्टांस रहा है और ये इनको मजीद करीब लेके आने की एक बहुत बड़ी वजह है। वो तो लेकिन मैं थोड़ा उस तरफ चलूंगा। लेकिन देखिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, पाकिस्तान की असेंबली को इसी साल एड्रेस करते वक्त करीब 4 या 5 बार कश्मीर का नाम लिया था एर्दोगन ने। और ये वो एर्दोगन है जो बार बार कश्मीर के नाम पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में क्या कोई कनेक्टिविटी हो गई है कि इस्लाम के नए झंडा बरदार यही दोनों होंगे? बिल्कुल निशान, मैं वही पॉइंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों में एक कनेक्टिविटी है, दोनों की सिमेट्री है इसके ऊपर। और देखें जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को झटका है, और उसके बाद अगर सऊदी अरेबिया और तुर्की के मामलात आप देखें, जिस तरह हमारे एक दोस्त बड़े सीनियर कह रहे थे कि तुर्की जो है वो रिवाइव करना चाह रहे ऑटोमन एम्पायर को, तो उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया को और पाकिस्तान के हालात इतने आइडियल अब नहीं रहे, तो ये एक वजह ऐसी है जो पाकिस्तान और तुर्की को या तैयब अर्दोगान और इमरान खान को साथ लेके आए। इनकी ख्वाहिश है कि मुस्लिम उम्मत को लीड करे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। बड़े कंसिक्वेंसेस हैं और मिडल ईस्ट खास तौर पे सऊदी अरेबिया इनके खिलाफ है। अगर इस किस्म का तर्कबान को, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं, अगर अर्दोगान को लीड के रोल मिलने की कोशिश करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको मुस्लिम उम्मत इनके पीछे खड़ी होगी। ये बिल्कुल ऐसा है। आपका इनपुट बहुत वैल्यूबल रहता है हमारे लिए। मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहा हूं और जल्द से ना मैं सीधे आप ही के पास आऊंगा इस खबर के बाद। हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर, रूस के लिए चीन से ज्यादा जरूरी भारत, इस वक्त की बड़ी खबर रूसी अधिकारी ने कहा है। क्रेमलिन से यह खबर आई है, क्रेमलिन से। रूस को भारत को के पूरी तरह अमेरिका के पाले में जाने का डर है। रूसी जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं चीनी विश्वासघाती। रूसी अधिकारी ने यह कहा है, पूर्वी हिस्से की जमीन पर चीन की नजर से चिंतित है रूस। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर। ये तस्वीरें जरा दिखाएं, ये ब्रिक की है, लेकिन इस ब्रिक में मजबूती से सीमेंट लगा है रशिया और भारत में। दिखाएं जरा फुल स्क्रीन पर ये तस्वीर, ये ब्रिक की है, लेकिन यहां पर सीमेंट इन दोनों की रिलेशनशिप में ज्यादा अच्छा है। मैं सीधे चलूंगा, शॉर्ट्स ऑफ ब्रेकिंग ले, मैं सीधे चलूंगा। हमारे साथ जलसेना मौजूद है। जलसेना, बड़ी खबर, रूस ने कहा भारत जरूरी है, भारत ट्रस्टवर्दी है, भारत अमेरिका के पास ना जाए। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई बात हो सकती है भारत के लिए कि यूरोप के लिए भी जरूरी है और रूस के लिए भी जरूरी है। देखिए बहुत सही आप फरमा रहे हैं। रशिया खास करके पुतिन ऐसे हैं कि वो नंबर 2 अख्तियार ही नहीं कर सकते। पुतिन को ये पता है कि वो चाइना के साथ जाएंगे, मिलिट्री अलायंस कर लिए तो वो एक सब स्टैंडर्ड और जूनियर पार्टनर होंगे चाइना के।
वो उनको मंजूर नहीं है। इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट व्लादिवोस्टोक का हो, फार ईस्ट का हो, वो जारी है। काजिकिस्तान में पामीर की माउंटेन को जिस तरह से चाइना अपना बोलता है, उसके लेकर के भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। देखिए, उनकी एक वैक्सीन आई है स्पुतनिक, उसको चाइना ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया है उसको नकारने के लिए, और बहुत हद तक WHO से मिलकर के उसने कर दिया है। पुतिन ने S-400 सस्पेंड ही नहीं किया है चाइना, उसको कहते हैं कि स्पाइंग कर रहा है। Yes. हमने जो लिस्ट दी थी, बहुत बड़ी लिस्ट दी थी, 21 मिग की, 12 Su-30 MKI, सारे के सारे अपग्रेडेशन, 59 मिग का फास्ट ट्रैक डिलीवरी, ये मार्च के लास्ट डे के पहले हमारे पास आ रहा है। S-400 आ रहा है। चाइना को तो रोक दिया, मगर हमें दे रहे हैं। देखिए, अपग्रेडेशन के अलावा जितने भी लाइट टैंक के हैं, लाइट हाउवित्जर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रशिया में राउंड द क्लॉक चल रही है, जिसे हमें जरूरत है हिमालय के ऊपर में। इसके अलावा ये जो 5 S-400 के रेजिमेंट आने हैं, पहला रेजिमेंट आ जाएगा ये मार्च तक, उसके बाद जो 4 आने हैं इस ईयर के, उसने 4 साल पहले डिलीवरी करेगा वो रशिया में। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और देखिए, रशिया कभी नहीं कहता कि आप अमेरिका के पाले में जा रहे हैं। इंडिया किसी के पाले, जो लैटरलिज्म की बात रशिया करता है, इंडिया भी वही करता है। और देखिए, इतने होने के बाद भी रशिया ने हमारे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे साथ किया है। लेकिन सर, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, वो होता है ना कि कई सालों तक नली में डालो तब भी टेढ़ी की टेढ़ी, वही हाल है चीन का। अब आपको मैं एक और खबर बता रहा हूं सर, और अतुल सर मैं आपके पास आ रहा हूं। एयरबेस के बाद सीमा पर नई रेल लाइन बना रहा है चीन, बड़ी खबर। यान लिंजी रेलखंड का निर्माण शुरू कर रहा है चीन। अरुणाचल सीमा से बिल्कुल नजदीक है यान लिंजी। सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा, भारतीय सीमा से 130 किलोमीटर दूर चीन का नया एयरबेस। और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये विजुअल वहां के विजुअल हैं जब चीन ने अपना एक प्रोपेगेंडा वीडियो डाला, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे PLA के जो जवान हैं, इनको बर्फ से कोई डर नहीं लगता है, बताना पड़ता है, इनको एश्योरेंस देनी पड़ती है। ये देखें आप। लेकिन ये खबर बड़ी है, इसके अलावा एक और चिंता का विषय, ब्रेकिंग न्यूज, ये बहुत हैरान करने वाली। ताइवान को भारत के समर्थन से तिलमिला गया है चीन, बड़ी खबर। ताइवान पर चीन की भारत को खुलेआम धमकी। ताइवान कार्ड खेला तो नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादियों का समर्थन करेंगे, चीन ने यह कहा। दुनिया में चीन एक ही है, ताइवान उसका हिस्सा है, यह कहा। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं राहुल। मैं सीधे चलूंगा अतुल सर के पास। अतुल सर, उनके अभी वॉर रिटोरिक्स कम नहीं हो रहे, और वो ये परेशान हो रहे हैं कि अब हम आपके ऊपर अलग लेवल का, मतलब इसका मतलब वो POK में फेल हो रहे हैं, इसलिए अरुणाचल की बात कर रहे हैं। एक तरह से निशांत, वो बात सही है, क्योंकि अरुणाचल, अगर आप टेरेन देखेंगे तो तिब्बत से जो रोड्स आ रही हैं अरुणाचल की तरफ, उनकी लॉजिस्टिकल सप्लाईज और भी अच्छी हैं लद्दाख के मुकाबले में। इसलिए आप फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है अरुणाचल पे। ज्यादा ये है कि धमकी दी जा रही है भारत को, क्योंकि हमने जो अब किया है कि हमने जो थिएटर को है ब्रॉडन कर दिया है। हमने सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं रखा, हम उसको इंडो पैसिफिक में ले गए हैं, और ताइवान की बात हम अब कर रहे हैं। और ताइवान के साथ नई सप्लाई चेन्स के बारे में एक तरह से आर्थिक समझौते की बात शुरू हो गई है। तो इसलिए क्योंकि ब्रॉडन किया गया थिएटर, उसके रिस्पॉन्स में अब चीन जो है वो अरुणाचल का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। आपने पता है, रेल लाइन सर ये कह सकते हैं ट्रैवल किया हो कि उनको अपना फेलियर POK में दिखाई दे रहा है, कि वो POK में जो करने की कोशिश कर रहे थे वो फेल हो रहे हैं, LOC से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब खुलेआम अरुणाचल की धमकी दे दी है। क्योंकि अरुणाचल एक तरह से मे भी सॉफ्टवेयर एरिया कहा जा सकता है, लेकिन वह वास्तविकता में वो है नहीं, क्योंकि भारत की स्ट्रेंथ अरुणाचल में भी अब जो है डिप्लॉयमेंट्स हैं वो अच्छी तरह से हैं काउंटर करने के लिए चाइना को। लेकिन चाइना के पास अब ऑप्शंस नहीं बची है, क्योंकि भारत के साथ जो क्वाड का एक तरह से पार्टनरशिप बन रही है, उससे जो है जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है उसमें एक तीव्रता आई है, एक नया मसल आया है। जी। तो इसकी वजह से जो ऑफेंसिव मोड था, अब मैं ये कहूंगा कि जो रिस्पांस चाइना की तरफ से आ रहा है वो एक डिफेंसिव रिस्पांस आ रहा है। ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, एक डेस्परेशन की स्थिति आ रही है। लेकिन हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है निशांत जी। लेकिन जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो भारत के लिए पॉजिटिव है। अंडरस्टूड।
अब ड्रैगन के बाद बात करते हैं अंकल सैम की, और सीधे मैं लेके चलता हूं आपको डायरेक्टली न्यूयॉर्क में मेरे सहयोगी मनीष झा के पास, क्योंकि कोरोना वायरस ने यूएस चुनाव की मुश्किलें बढ़ाई हैं। 48 राज्यों से तय नहीं हुए नतीजे, तो करना होगा इंतजार। बड़ी खबर, 2 राज्यों में 9 नवंबर तक होगी काउंटिंग, 12 तक नतीजे संभव। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाइडेन खुश तो ट्रंप नाराज। यह बड़ी खबर है। यह खबर मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाइडेन खुश हैं, ट्रंप नाराज है। मैं सीधे अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा ये मामला क्या है, और उसके बाद मनीष झा के पास आऊंगा। जरा प्ले करें यहां पर, वेरी क्विकली दिखाएं हमारे दर्शकों को। ये देखें वहां पर चुनाव में क्या हो सकता है। यूएस चुनाव परिणाम के लिए करना होगा इंतजार। अगर पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना में मेल इन बैलेट 6 नवंबर को रिसीव किए जाएंगे, क्योंकि वोटिंग चल रही है वहां पर ऑलरेडी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मेल इन बैलेट की काउंटिंग होगी और इनकी गिनती करीब 12 नवंबर तक की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 3 वजहों से किया है। दिखाएं जरा क्विकली। पहली, इन राज्यों से काफी ज्यादा मेल इन बैलेट्स मिल रहे हैं। दूसरी, महामारी की वजह से वोटर्स को दिक्कत हो रही है। तीसरी वो ये है कि राज्यों के आकार के हिसाब से वोटिंग अरेंजमेंट्स नहीं हुए हैं। और हालांकि विस्कॉन्सिन के मामले में कोर्ट ने डेमोक्रेट्स की यह मांग खारिज कर दी है। एक और ब्रेकिंग दिखाऊंगा और उसके बाद सीधे मैं मनीष के पास जाऊंगा। देखें यहां पर बड़ी खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स के एग्जिट पोल से ट्रंप को टेंशन। 4 प्रमुख स्टेट में बाइडेन सर्वे में ट्रंप से आगे। 2016 में वोट नहीं देने वाले इस बार बाइडेन के साथ, सर्वे ने कहा है। बाइडेन पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, एरिज़ोना में ट्रंप से पीछे हैं। काफी बड़े अंतर से विस्कॉन्सिन में बाइडेन को बढ़त, सर्वे ने यह कहा है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग्स एक साथ लें और सीधे चले मनीष झा के पास। मनीष, क्या हाल है? व्हाट इज द ग्राउंड रिपोर्ट? देखिए निशांत, मुझे लगता है कि अगर अमेरिकन सर्वे की माने तब तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन ही चुके हैं, बस उनका शपथ ग्रहण बाकी है और व्हाइट हाउस में शिफ्ट होना बाकी है। लेकिन ग्राउंड, लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्वे है जिसको डोनाल्ड ट्रंप हमेशा फेक न्यूज बोलते हैं। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो या CNN हो, हम आपको याद होगा 2016 में उन सर्वे का क्या हुआ था। और मेरा जो खुद का सर्वे है, मैंने वॉशिंगटन से लेकर पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क में उन तमाम डेमोक्रेट स्टेट्स में भी लोगों से बात की। रेंडमली मैं अब तक 500 से ज़्यादा लोगों से बात कर चुका हूं और मुझे अब तक कम से कम 2/3 लोग ऐसे मिले जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार समर्थन कर रहे हैं, उनके पक्ष में वोटिंग हो रही है। दरअसल है क्या कि अभी चूंकि 24 करोड़ मतदाताओं में से 9 करोड़ मतदाताओं ने अर्ली वोटिंग के लिए या मेल इन बैलेट का इस्तेमाल कर लिया है और लोग ये समझते हैं कि ये सब बाइडेन के सपोर्टर हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो ट्रंप के सपोर्टर हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना को देखते हुए। अब ऐसी स्थिति में कुछ जरूर टेक्निकल चीजें हैं, मसलन कि जो डाक से बहुत सारे जो अभी बैलेट प्राप्त नहीं हुए हैं उनकी गिनती में लंबा समय लगेगा कोर्ट की तरफ से। लेकिन मुझे जितना याद है ट्रंप ने ये कहा था, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वहां पर इसमें देरी नहीं लगेगी। राहुल, नीचे जरा शॉट्स दिखाएं। देखिए, देरी तो लगेगी, जरूर देरी लगेगी, क्योंकि जब एक बार 3 नवंबर को रात के 9 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी तो एक भारी तादाद है जो कि मेल इन बैलेट का है और उसको काउंट करने में मुझे लगता है कि काफ़ी समय लगेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मकसद ये है कि एक एक वोट की काउंटिंग हो सके और तभी चुनाव के नतीजे आ सके। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्विक रिएक्शन, इलेक्शन डे के दिन, काउंटिंग डे के दिन ट्रंप न्यूयॉर्क में होंगे या वॉशिंगटन डीसी में होंगे? वेरी शार्प रिएक्शन में शो वाइंड अप कर रहा हूं मनीष। देखिए, मेरी तो इच्छा है कि मैं ट्रंप के शहर न्यूयॉर्क में रहूं, क्योंकि इसी शहर में रहकर 2016 में देर रात में ट्रंप ने, नहीं मैं पूछ रहा हूं ट्रंप कहां रहेंगे मनीष? मैं प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं और देखिए, ट्रंप तो व्हाइट हाउस में ही रहेंगे, उस समय वो वाशिंगटन में रहेंगे जिस समय ये काउंटिंग होगी। और We never know, मनीष। मुझे याद है पिछले इलेक्शंस में प्रेसिडेंट ट्रंप हिल्टन के एकदम ऊपर वाले कमरे में आए थे और वो अपने होटल न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में ट्रंप टावर में ही रुकते थे और वहां पर पहुंचे और बहुत बड़ा फंक्शन था। उनको आने में करीब 4 घंटे देरी हो गई क्योंकि काउंटिंग चल रही थी। एंड व्हेन ही केम,
ही वॉज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। रिश्ते में तो हम तुम्हारे आपके बेटे लगते हैं। लाइन कैसी लगी सर? पहली बार सुनी हमने ये लाइन। चले सर, शॉट रेडी है। एक मिनट